तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस। तो अब तक हमने कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? कोरिलेशन, यानी कि इफ वी हैव टू वेरिएबल्स आर सच दैट इफ वी मेक अ चेंज इन वन देन देयर इज चेंज इन अदर, देन वी से टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड द टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो ये तो डिस्कस हुआ था। अब अगर कोरिलेशन है तो कई बार ये भी आता है कि एक अननोन वैल्यू के लिए दूसरा नोन वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो मैं हमेशा लेता हूं, पैरासीटामोल। और ये किसके लिए दे रहे हैं हम लोग? फीवर के लिए दे रहे हैं, पक्का ना? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पैरासीटामोल किसके लिए दे रहे हैं? फीवर के लिए दे रहे हैं। अब ये फीवर के लिए दे तो रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कि पैरासीटामोल चाहे 6 मंथ्स का कोई चाइल्ड है, 6 साल का है, 60 साल का है, 15 का है, 10 का है, कोई भी है, सबको क्या देना है? पैरासीटामोल। किसके लिए? फीवर के लिए। लेकिन कितनी क्वांटिटी देनी है? बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हम देखें पैरासीटामोल का टैबलेट 100 mg से लेके डोलो के फॉर्म में 650 mg तक आ रहा है, आई बात समझ में? और उससे कम लिक्विड सस्पेंशन के फॉर्म में आ रहा है, यानी लिक्विड फॉर्म में आता है, जो हम बहुत छोटे बच्चों को देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो क्या सबको एक ही स्ट्रेंथ का पैरासीटामोल देके फीवर ठीक किया जा सकता है? नहीं। तो यहां पर किसको कितना क्वांटिटी देना है? अगर वो प्रॉपर कैलकुलेटेड होगा तो फीवर जल्दी ठीक होगा, और अगर वो प्रॉपर कैलकुलेटेड नहीं होगा तो आपका फीवर ठीक होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में मान लो 10 ईयर का कोई यहाँ पर चिल्ड्रन है, उसको डॉक्टर के पास लेके गए फीवर के लिए, और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला 200 mg का पैरासीटामोल दिन में 3 बार देना है, ठीक है? उससे उसका फीवर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। वो ठीक भी हो गया, 3 दिन खाया, 2 दिन खाया, जो मर्जी आप। अब घर में कोई 45 इयर्स का बंदा है, अब यानी कि ये बच्चा तो उसके पेरेंट, उनको फीवर हो गया। अब यही टैबलेट वो वापस लेके आ गए, कौन सा? 200 mg का पैरासीटामोल, नहीं, पैरासीटामोल 200 mg का, और दिन में 3 बार खाया और ठीक ही नहीं हो रहे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर फर्क क्या है? क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी चाहिए? तो ये जो हमारे पास टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस, इसी में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि एक अगर x ईयर का पर्सन है तो उसको कितनी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन देनी होगी। अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी जाएगा तब तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा, नहीं तो वो ठीक होने वाला नहीं है। तो ये बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे अगर हम देखें, मान लो हमें क्लास का एक्सपेंशन करना है, स्पेस चाहिए। आज कितना स्पेस चाहिए, कल कितना चाहिए, परसों कितना चाहिए, आज से आने वाले 4 साल के बाद मुझे कितना स्पेस चाहिए। अगर मैं आज से कैलकुलेट नहीं करूंगा तो मैं कभी भी एक्सपेंशन नहीं कर सकता। एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कंपनी है, अब वो कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसको पता है कि पहले साल में 50 कार बेच पाई, दूसरे साल में 100 बेचा उसने, तीसरे साल में 500 बेचा, चौथे साल में 1000 कार का डिमांड आया। तो क्या उसका प्लांट उतना एफिशिएंट होगा जो पहला 50 कार बना रहा था अब 1000 कार का डिमांड पूरा कर पाए? आंसर है नो, नहीं होगा। तो इसके लिए उसको प्लांट का क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन करना होगा। तो एक्सपेंशन से पहले उसको यह देखना होगा कि फ्यूचर में डिमांड कितना आएगा। अगर मुझे मालूम है फ्यूचर में डिमांड कितना आएगा तब तो मैं एक्सपेंशन कर सकता हूं, अदरवाइज मैं एक्सपेंशन नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लो मैंने एस्टिमेट नहीं किया और मैंने नया प्लांट लगा दिया 10,000 कार के लिए, और एस्टिमेटेड, मैं जैसे मैंने कहा कैलकुलेशन नहीं किया या एस्टिमेट नहीं किया, और डिमांड सिर्फ आ रहा है 2000 कार्स का, तब तो ये नुकसान ही हो रहा है ना इनडायरेक्टली।
और आपने एक्सपेंशन किया और सिर्फ 2000 कार के लिए एक्सपेंशन किया और डिमांड जा रही है 10,000 कार के लिए, तो भी क्या नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। जब बनाए 2000 तो नुकसान कैसे हो रहा है? 2000 का आपका कैपेसिटी था, डिमांड 10,000 का आ रहा है और आपने 2000 दे दिया कस्टमर को, तो नुकसान किधर है? नहीं है ना, या है? अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है। हम 8,000 और बेच सकते थे, लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई नहीं, तो हम 2,000 ही बेच पा रहे हैं। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है, ये किसमें है? अपॉर्चुनिटी लॉस है। जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, 100 मार्क का पेपर आया, मिला 80, अपॉर्चुनिटी तो 100 का ही था ना, कि आप 100 में से 100 ले लो, लेकिन मिला कितना मुझे? 80 या 80 मिला, तो ऐसा नहीं कि मुझे लॉस हो गया भाई, जितना किया था उतना मिला, लेकिन 20 मार्क का अपॉर्चुनिटी लॉस आपने किया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम फ्यूचर को प्लान करने के लिए कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा एनालिसिस करते हैं और प्लान तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज की डेट में देखो, हम अगर आज मुंबई जाते हैं सीएसटी, ठीक है ना, सीएसटी से बाहर निकलो, आप देखेंगे जो रोड है कितना अच्छा विड्थ है उसका, और वहां पर आज भी ट्रैफिक का उतना प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे चिंचपाड़ा में आ जाओ, मतलब वो कभी 90s में, यानी कि 1900 समथिंग का बना हुआ रोड है। अगर आप देखें तो 1940 या उससे पहले का रोड है वो सब। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने तैयार किया था पूरा कैलकुलेशन करके। और हमारे कल्याण ईस्ट जो कि अभी बन रहा है, कल्याण वेस्ट बन गया है, लेकिन दोनों जगह ट्रैफिक कंजेशन है। क्यों है? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आज हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो आधा अधूरा बनाते हैं। पहला ये देखते हैं पैसा किधर खाने को मिलेगा, बाद में प्लान पास करवाएंगे। तो जब आपने ऐसी कंडीशन में प्लान बनाए तो उस पर डेफिनेटली लोगों के चलने की जगह तो होगी नहीं। आज वहां पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज करो कि उस जमाने में उन्होंने बना दिया, 1947 तो देश ही आजाद हुआ, उससे पहले का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अज्यूम करके चलो 1930, फिर भी कंजंशन नहीं होता या फिर वहां बहुत ज्यादा रश नहीं होता। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने वहां पर हमको बना के दे के गए, ठीक है। अब अगर हम देखें बहुत सिंपल एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट, आज ही मैं बात कर रहा था, तो एक्चुअली मैं और विष्णु सर हम घर जा रहे थे, तो चिंचपाड़ा जाओ और क्या हालत है ड्रेनेज की, पूरा रोड पे पानी बह रहा है या नहीं, और कितना खराब कंडीशन है। बगल में शॉप है, पानी अगर व्हीकल जाएगा ना, कार उड़ाता हुआ शॉप के अंदर जाएगा वो पानी, किसी के ऊपर पड़ेगा पानी। अरे तुम लोगों ने सीवेज अभी सिर्फ 3 साल पहले डाला है, 3 साल 2 साल में आपका सीवेज सिस्टम कोलैप्स कर गया। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आपने क्या सोच के बनाया कि वो सीवेज सिस्टम आपका सपोर्ट ही नहीं कर रहा है चिंचपाड़ा की पॉपुलेशन को, यानी कि उसके पानी के ड्रेनेज को। मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, वहां पर वो जो पूरा एटमॉस्फेयर या जो उन्होंने पूरा जो यहां पर बनाया था रहने का जो पूरा सिस्टम, वो 1955 में बनाया था। कितना? 1955 में। और 1960 से वो फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी BHEL। उसमें आज भी अगर वहां चले जाओ, कहीं भी तुमको पूरे में घूम लो, कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में वहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, कहीं पर आपको ड्रेनेज लीक नहीं दिखाई देगा। कौन से जमाने में बना है? 1950। उनका प्लान इतना अच्छा था कि आज तक नहीं वो कोलैप्स किया। यहां पर कुछ ही 2 साल 3 साल में प्लान कोलैप्स हो गया। आप जिधर भी देखो उधर पानी बह रहा है। मतलब हमने तो ये सोच के किया था सीवेज कि लोगों को थोड़ी साफ हवा मिलेगी या फिर एनवायरनमेंट क्लीन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, एनवायरनमेंट और गंदा होता जा रहा है। किसके कारण? इनके सीवेज सिस्टम के कारण। जहां पर उन्होंने सपोज दैट 3 फीट का डायमीटर का पाइप डालना था, उन्होंने 1 फीट का डायमीटर का पाइप डाला हुआ है सीवेज के लिए। अगर किसी ने डालते हुए देखा रहेगा,
इतने बड़े बड़े पाइप, और उससे वो पूरे चिंचपाड़ा का पानी निकालना चाहते हैं। किसने दिमाग दिया होगा? भगवान मालिक है। और वो ऐसे इंजीनियर हम लोगों ने बनाए, इंजीनियरिंग करते हैं सब काम, ठीक है ना। और वो भी कौन से? सिविल इंजीनियर। काय का सिविल इंजीनियर, उसको पकड़ के लाना चाहिए, भाई देख क्या तूने यहाँ पर काम किया है, या क्या प्रपोजल बना के दिया होगा। अब क्या होगा? वापस से खोदेंगे। पहला 1 फीट का हमने डायमीटर का पाइप डाला, अब उनको लगा ये तो काम नहीं कर रहा है, तो फिर से पैसा सैंक्शन होगा, वो पाइप उखाड़ा जाएगा, दोबारा डाला जाएगा, पूरी रोड उखाड़ दी जाएंगी, और उसके बाद फिर से बनाई जाएंगी। कितने लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा पहुंचेगा, है ना। तो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, जबकि अगर पूरा प्लान हो तो ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स पे आते हैं। सायन में देखो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है ना, हमारे पास, और वो इतना बड़ा है कि यहाँ के अधिकतर पॉपुलेशन को अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमारी हो तो वहां पर उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये कभी कौन से जमाने में प्लान किया गया होगा? सोचो, अभी वो आज का हॉस्पिटल नहीं है, ये आज के हॉस्पिटल बनाते हैं, बेड कम पड़ जाते हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं इनको, या फिर अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जबकि पुराने हॉस्पिटल्स वो सब कर रहे हैं। अभी आप देखें तो हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं मुंबई में, टाटा मेमोरियल के अपोजिट ही है, ठीक है ना। तो पूरे देश से लोग आते हैं, लेकिन ये वो बना हुआ कब का है? अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, अभी का बना हुआ नहीं है। उन्होंने उस वक्त इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया था, लेकिन हम लोग आज कभी भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पा रहे। तो अब ये जो बात कर रहे थे हम लोग, एक बहुत कॉमन सी फीवर वाली, और मैं हमेशा ये एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास 2 तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, है ना, है ना। बाकी 12th वालों को मालूम है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एक वो जो हरी नीली पीली गोली देते हैं, 80 रुपये चार्ज करते हैं या 100 रुपया चार्ज करते हैं, कई लोग 150 भी करते हैं, सही कह रहा हूँ ना। एक MBBS डॉक्टर है जो कि मिनिमम 500 रुपीज चार्ज करता है। अगर आपको फीवर है तो आप 2 डॉक्टर में से दोनों के पास जाओ, एक 80 वाला, एक 500 वाला। 500 वाला आपको मेडिसिन देगा, दोबारा कभी नहीं बुलाएगा, आप ठीक भी हो जाओगे। और ये जो चालू डॉक्टर हैं, झोला छाप जिन्हें मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, 80 वाला या 100 वाला, वो पहला तो इतनी सारी दवाई लिखेगा, एंटीबायोटिक्स लिखेगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद उसे मालूम है 2 दिन में ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने दवाई इसको प्रॉपर दी नहीं है। वो बोलेगा 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद वापस जाएगा आदमी। उसके बाद 2 दिन, अच्छा मेडिसिन कितने दिन की दी थी? 5 दिन की, बुलाए कितने दिन बाद? कितने अच्छे डॉक्टर है, 2 दिन के बाद सारी मेडिसिन चेंज। अब ये मेडिसिन का क्या होगा? वेस्ट, पैसा गया। और उसके बाद फिर से नया मेडिसिन, फिर से नया मेडिसिन। और तो और आज की डेट तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि फीवर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ता है आपको। इस तरह से, मतलब ये छोटे डॉक्टर इस तरह से मेडिसिन देते हैं कि आपकी हालत डे बाय डे वर्स्ट होती जाती है, पूरा प्लेटलेट्स काउंट गिर जाता है। अब लगता है ये बचने वाला नहीं, पेरेंट को बोलते हैं गया आपका बेटा, गया आपकी बेटी। अब पेरेंट के हाथ पैर फूलते हैं, भागो फिर बड़े हॉस्पिटल में। भाड़ा जैसे ही वो वहां पर भाग के जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, उसको एडमिट कर लिया जाएगा और सीधा आईसीयू, सीधा आईसीयू। और आईसीयू का 1 दिन का चार्ज किसी भी हालत में 30,000 के नीचे नहीं होता, 5 दिन में। और गलती से अगर आपने बता दिया मेरे पास मेडिकल पॉलिसी है, तब तो समझो वो पहला पूछेगा 5 लाख का है ना, हाँ तो ठीक है, ये फीवर 5 लाख से पहले ठीक होगा नहीं, पूरा 4.5 लाख रुपया वो फीवर ठीक करने में जाएगा और उसके बाद फीवर ठीक होगा। जबकि सिंपल सा पैरासीटामोल का प्रॉपर डोज लिया होगा तो फीवर आराम से जाता ही जाता है, उसके लिए कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे तो जो MBBS डॉक्टर हैं, जैसा मैंने नॉर्मली नोट किया है, वो वेट भी बताते हैं आपका, यानी कि वेट करते हैं, एज पूछते हैं, सब कुछ, और पूरा सिस्टमेटिक नोट करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ एक छोटी सी पर्ची, उस पर कुछ भी लिखा और फिर बोलते हैं ये पर्ची वापस दवाई लेके आना, है ना, कि हम आपको बताएंगे ये दवाई कैसे खाने का है, ऐसे बोलते हैं ना।
अरे वो ये नहीं देखता है दवाई कैसे खाने का, वो देखता है बराबर उसी मेडिकल स्टोर से लिया कि नहीं लिया, शाम को जाते जाते कमीशन भी तो लेना है, समझा गया? तो वो नोट करके रखता है अपने पास, और एक पर्ची में देखना वो हमेशा लिख लेता है अपने पास की जो जो दवाई आई थी, और शाम को जाते वक्त उसको बताएगा भाई ये दवाई आज गई हैं। और देखो एक बात याद रखना, बेईमानी का काम सबसे ईमानदारी से होता है। दुनिया में कोई भी काम कितनी भी बेईमानी से हो सकता है, बट बेईमानी के सारे काम बहुत ईमानदारी से होते हैं, तो इसलिए वहां पर बेईमानी होने के चांसेस नहीं है। मैं अभी का रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर इन लॉ को मैंने मानवता हॉस्पिटल मेरे घर के जस्ट अपोजिट है, मैंने वहाँ एडमिट इसलिए कराया कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, कोई आना जाना मुश्किल है, मैंने वहाँ एडमिट किया। एक दिन का बिल, वो भी ऑर्डिनरी वार्ड का, 23,000। कितना? 23,000। और शाम को उसने कह दिया मेरे से कुछ नहीं होगा। सुबह उन्होंने एडमिट किया और फिर मैं उनको अमे हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां पर सीधा उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। 7 दिन का जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का बिल था 2,47,000, मेडिसिन अलग। कितने का मेडिसिन? अभी वो सब मैंने चेक किया तो 1,42,000 मेडिसिन पे गया 7 दिन में, उसके बाद भी वो बचे नहीं। तो मतलब कहने का कि, और अच्छा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, अमे में जब मैं एडमिट करा रहा था तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि किसका रेफरेंस है, समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा रेफरेंस कोई नहीं, मैं खुद लेके आया। नहीं इनका ट्रीटमेंट कहाँ पे चल रहा था? तो उनको बोला मानवता हॉस्पिटल। उन्होंने खुद ही नाम निकाला उनका, डॉक्टर का जो मानवता चलाते हैं, उनका नाम डाला, क्योंकि बेईमानी का काम सबसे। अब भाई अगर मेरे से उन्होंने 2,40,000 का बिल बनाया है तो 10% तो डॉक्टर को जाएगा ना, तो ईमानदारी से 24,000 उसके पास पहुंच जाएगा, नहीं तो वो कल को कोई भी पेशेंट वहां पर नहीं भेजेगा। और आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब पता है कौन चलाते हैं? मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। आपके पास अगर मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं है तो ना तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हो प्रॉपर, और ना ही आप एक हॉस्पिटल चला सकते हो, क्योंकि ये जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं यही दोनों जगह इनको पेशेंट ला के देते हैं, इनको स्टूडेंट ला के देते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आप भी एक टीम अपॉइंट कर लो जो आपके लिए मार्केटिंग करेगी। हमने कहा नहीं चाहिए हमको कोई मार्केटिंग का टीम। और बहुत सारी क्लासेस सिर्फ मार्केटिंग के दम पे चल रही हैं, जहां फैकल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केटिंग बहुत अच्छी है। साइंस क्लासेस, मैक्सिमम साइंस क्लासेस पता है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के दम पे चलती है। आप उनके रिजल्ट देख लेना जो 12th स्टैंडर्ड में आते हैं। हमने कॉमर्स स्टैंडर्ड में रिजल्ट दिए, उन्होंने 12th स्टैंडर्ड 50%, 52%, 54%, रेयरली कोई 60 क्रॉस करता है साइंस क्लास का बंदा। लेकिन जब आप उनके पास जाते हो ना तो आपको क्या करते हैं, पूरा इंजीनियर बना के निकालते हैं। आप जाओ सिर्फ काउंसलिंग के लिए कि मुझे 11 का एडमिशन लेना है, PCMB, तो आप 15 मिनट बात करेंगे, 15 मिनट के बाद आप एक IITN होंगे या फिर मेडिकल एक्सपर्ट होंगे, और 2 साल के बाद आप ऐसी हालत में होंगे जहां कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। जब 50% और 54% आएगा तो अच्छे कॉलेज कहां से मिलेंगे? बात समझ में आ रहा है क्या? और ये हमने कॉमन देखा है। मेरे पास इंक्वायरी के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, एक लेडीज आई थी, मैंने शायद शेयर भी किया होगा, वो खुद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अपना एक टैक्स कंसल्टेंट कंपनी चला रही है, ठीक है ना, और उसने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए एलन उसमें एडमिशन दिलाया। 1,75,000 देने के बाद उसके बेटे को मिला 52%। तो अभी वो बोलती है वो डिप्रेशन में गया, और छोटा बेटा अभी उसने 11th में यहाँ पर एडमिशन दिलाया हमारे यहाँ पर, क्योंकि वो एक्स स्टूडेंट यहीं की थी, हेरम कोचिंग क्लास की। तो उसने कहा सर मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गलती किया कि उनकी बात में आकर के मैंने बेटे को
नीट की प्रिपरेशन के लिए डाल दिया और आज बेचारा 52% ला करके परेशान है कि अब करूंगा क्या। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन का होना जरूरी है। तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन कहाँ सीखने वाले हैं? रिग्रेशन एनालिसिस में। तो अब ये रिग्रेशन एनालिसिस है क्या? तो हेडिंग डाला है सबने। अब इन्हीं चीजों को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में नोट करेंगे। तो अब लिखना शुरू करो। इन द रिग्रेशन एनालिसिस, in the regression analysis, in the regression analysis, we establish mathematical relation between two correlated variables in terms of equations देखा, which are called regression equations, क्या लिखा आपने? समझ में आ रहा है क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है कि दो कोरिलेटेड वेरिएबल के बीच में, जो नॉन कोरिलेटेड उनके बीच में नहीं आएगा, सिर्फ कोरिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में होगा। अब नेक्स्ट लाइन में जाओ और नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, we have two types of regression equations. Number one, a regression equation y on x. अंडरलाइन करने के बाद इसमें लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y on x, डाला हेडिंग। अब इसमें लिखो इफ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x, लिखा, then we form regression equation y on x। तो अगर वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, तो फिर हम कौन सा इक्वेशन फॉर्म करेंगे? y on x। तो पहला तो ये। अब दूसरा लिखो रिग्रेशन इक्वेशन x on y, रिग्रेशन इक्वेशन x on y। सेम लिख सकते हो क्या? सेम लिख लो जरा। तो यहां पर वेरिएबल x किस पे डिपेंड करेगा? y पे। चलो हो गया क्या? अब नेक्स्ट हम फॉर्मूले का लिस्ट लिखने वाले हैं। तो पेज को हाफ कर लेना, वन साइड रिग्रेशन इक्वेशन y on x, अदर साइड रिग्रेशन इक्वेशन x on y। तो अगर मैं y on x के लिखूं इक्वेशन, तो y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब इसमें बी वाई एक्स बार क्या है और वाई बार क्या है? चलो इधर भी लिख लेते हैं, दोनों एक साथ लिखते चले जाते हैं। एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। दोनों लगभग सिमिलर है,
y ऑन x में y पहला है फैक्टर, x बाद में, x ऑन y में x पहले और y बाद में। इधर भी ध्यान देना, bxy और उधर byx। अब ये x बार, यहां पर x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, और इस तरफ लिख लो y बार इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। नेक्स्ट byx इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो इसको क्या रीड कर रहे हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। बेसिक फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाय समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला, समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइड बाय n होल डिवाइड समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x द होल स्क्वायर अपॉन n। अब अगर अदर साइड लिखें तो यहां पर bxy क्या लिखेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, बिल्कुल, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। बेसिक फॉर्मूला, कोवेरियंस xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर। सेकंड फॉर्मेट, समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार होल डिवाइड बाय समेशन y माइनस y बार द होल स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मेट, समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y द होल स्क्वायर अपॉन n। एक लास्ट टर्म और है इसमें, उसको भी लिख लेते हैं। एक और फॉर्मेट byx के लिए, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, और इधर r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो bxy के लिए हमने 1 2 3 4 डिफरेंट फॉर्मेट नोट किए हुए हैं। तो ये इनिशियली आपको फॉर्मूलेस ध्यान रखते हैं, अब कैसा अप्लाई होगा, किस तरह से जा रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जो सिंपलिसिटी रखूंगा, ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं लूंगा। तो जरा देखते हैं, सबके पास हो गया क्या लिख के? चलो, हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो जरा। एग्जांपल, फाइंड बोथ द रिग्रेशन इक्वेशंस, फाइंड both the regression equations for x and y, 5 7 8 10 12 6 7 10 11 and 12 लिखा। also estimate number 1 y when x equal to 15, number 2 x when y is equal to 13। तो मैं यहां पर आपसे साथ में कुछ और भी कैलकुलेशन कराना चाहता हूं कि y का वैल्यू क्या होगा अगर x 15 है, और x क्या होगा अगर y का वैल्यू 13 है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने एग्जाम्पल लिखा है।
अब सॉल्यूशन, तो पहला तो एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसके कॉलम्स हैं x, y, x स्क्वायर, y स्क्वायर, x इंटू वाई। चलो जरा जल्दी से कंप्लीट करो आप लोग अपने आप। जरा टोटल चेक कर लेना। सॉरी 46 आएगा यहाँ। 5, 14, 18, 22, 2, 4, 8, 14, 18 और 2, 382 आ रहा है। 6, 15, 16, 20, 2, 5, 9, 11 और 4, 15। अब यहाँ पर हमारे पास 450, 9 और 4, 13, 4, 8, 16, 17, 21 और 413। n 1, 2, 3, 4, 5, n इक्वल टू 5। पहुंच गया यहां तक टेबल। अब सबसे पहले x बार लिख लो। x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, 42 अपॉन 5, 8.4। चेक करते जाना। y बार समेशन y अपॉन n, 46 अपॉन 5, 9.2। ठीक है, अब जैसे यहां तक आ जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे पहले। और किसके लिए जा रहे हैं हम लोग? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो पहला कैलकुलेशन y ऑन x के लिए, तो पहले क्या चाहिए? रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। फॉर्मूला समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x द होल स्क्वायर अपॉन n। अब समेशन एक्स वाई विच इज इक्वल टू 413 माइनस समेशन एक्स 42 इंटू 46 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई समेशन एक्स स्क्वायर 382 माइनस 42 द होल स्क्वायर अपॉन 5। अब चलो जरा ये कैलकुलेशन बताओ, मल्टीप्लाई करके 1932 डिवाइड बाई 5, 386.4 डिवाइड बाय 382, 42 का स्क्वायर कर लो और 5 से डिवाइड कर दो। फिर से बोलो 352.8। अब ये माइनस किया तो हमारे पास 4 और ये हमारे पास 14, 27, 26.6 आ रहा है ना। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास 29.2। अब ये डिवाइड करके बताओ, डेसिमल का 2 प्लेस 0.91। ये आ गया हमारे पास BYX। कैलकुलेशन क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x रिटर्न एज। तो इसका फॉर्मूला था
y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। हमने x बार, y बार और बी वाई एक्स सब कैलकुलेट किया हुआ है, वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो देयरफॉर y माइनस वाई बार का वैल्यू था 9.2 इज इक्वल टू बी वाई एक्स 0.91 इंटू एक्स माइनस 8.4 y माइनस 9.2 इसको अंदर शिफ्ट कर दो 0.91x माइनस 0.91 इंटू 8.4 y माइनस 9.2 0.91x बोले मल्टीप्लीकेशन 7.67 ही छोड़ देते हैं, डेसिमल का 2 प्लेस लेते हैं, ठीक है। 64 है, 7.64 तो 7.64, ठीक है। अब ये 9.2 भी अपोजिट ले जाओ तो y इज इक्वल टू 0.91x माइनस 7.64 प्लस 9.2 तो y इज इक्वल टू 0.91x 9.2 और ये देखो जरा कितना आ रहा है, नहीं आएगा, माइनस है ना ये, इसमें से इसको माइनस 1.56 प्लस 1.56 तो ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन क्या आ गया y ऑन x। बेटा ये माइनस है तो इसमें से इसको माइनस करना था, यहां तक समझा। अभी हमने जैसा y ऑन x कैलकुलेट किया, अब किसको कैलकुलेट करेंगे x ऑन y। तो नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए bxy समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइड बाय n होल डिवाइड समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y द होल स्क्वायर अपॉन n समेशन xy 413 समेशन x 42 इंटू 46 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 450 माइनस 46 द होल स्क्वायर अपॉन 5 तो 413 माइनस ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 386.4 450 माइनस 46 का स्क्वायर करके 5 से डिवाइड करो 423.2 एक मिनट 4.2 ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, ये ऑलरेडी माइनस था अपने पास 26.6 और डिवाइड में 450 में से माइनस किया तो 26.8 आ रहा है ना। अब ये डिवाइड करके बोलो 0.999 तो 0.99 तो ये हमारे पास यहां पर मिल गया bxy। अब नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y रिटर्न एज, तो क्या लिख रहे हैं x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। चलो x बार का वैल्यू कितना था अपने पास 8.4, बी एक्स वाई हमारे पास आया 0.99, y माइनस वाई बार का वैल्यू 9.2। एक बार वापस सेम कैलकुलेशन x माइनस 8.4 अंदर ले जाएंगे 0.99 0.99y माइनस 0.99 इंटू 9.2 x माइनस 8.4 0.99y माइनस, चलो मल्टीप्लाई करो 9 बस 9.10 छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है।
अब ये 8.4 को अपोजिट शिफ्ट कर लो, तो x इक्वल टू 0.99y माइनस 9.10 प्लस 8.4। अबे किधर 17 माइनस 1 माइनस वो भी कितना आएगा 0. तो ये माइनस का 0.7। तो ये तो अपने पास दोनों इक्वेशन कैलकुलेट हो गया, x ऑन y एंड y ऑन x। आया क्या सबका कैलकुलेशन यहाँ आता है। अब इसके बाद एस्टिमेशन बाकी था। पहला एस्टिमेशन देखो क्या था, फाइंड फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 15, ऐसे ही ना। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे एस्टिमेशन फॉर y। अब क्या करना है, पुट x इक्वल टू 15 इन द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। जब आपको y फाइंड आउट करना है तो x का वैल्यू कहां जाएगा, y ऑन x में। जरा ध्यान रखना स्टेप्स का किस तरह से है। तो हम यहां पर y फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये y ऑन x का इक्वेशन था, इसमें x का वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे 15। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.91 इंटू 15 और प्लस का 1.56। तो y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 13.65 प्लस 1.56, तो y इज इक्वल टू 15.21। तो y का वैल्यू क्या आ गया 15.21 इफ x इक्वल टू 15। अगर x का वैल्यू 15 है तो y का वैल्यू 15.21 आ जाएगा। ऐसे ही किसके लिए एस्टिमेशन, x के लिए। एस्टिमेशन फॉर x, हमने y का वैल्यू शायद 13 लिखवाया था, तो पुट y इज इक्वल टू 13 इन द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। जब आपको x फाइंड आउट करना है तो रिप्लेसमेंट कहां आएगा, x ऑन y में। तो x ऑन y इधर है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0.99 इंटू 13 और माइनस 0.7, x इक्वल टू 12.87 और माइनस 0.7, तो x इक्वल टू 12.17 इफ y इज इक्वल टू ना, इफ y इज इक्वल टू 13। ये पूरा टॉपिक मैंने फिर, जैसा यहाँ पे मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कोई आपसे डायरेक्टली इस तरह के सम्स नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा वो काफ़ी काम की हैं और बहुत सारे सम्स उसमें से आपको पूछे जाएंगे। तो फिलहाल तो ये इतना हम लोगों ने कंप्लीट करना था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ। तो अच्छा खासा लेंथ जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने को लगा है, तो ये सारे स्टेप्स एक बार पढ़ लो। अपने पास देखो क्वेश्चन तो इस तरह का नहीं आएगा, लेकिन इसमें से कुछ भी आपको बाय पार्ट्स पूछा जा सकता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स।